So let's come to the chapter 10. We have finished Jainism, Buddhism and Vedic culture, later Vedic period, which is very important topic. Let's come to the next topic, which is the rise of महाजनपदास. हमने पढ़ा था कि जन को क्या बोलते थे, दैट इज ट्राइब, ठीक है, जो हमारे ऋग्वैदिक टाइम पे आई थी. फिर जनपदास आए जो हमारे लेटर वैदिक टाइम पे है कि हमारी टेरिटरी डेवलप हुई. अब हम अगर बात करेंगे बुद्धिज़्म जैनिज़्म के टाइम पे ही हमारे टेरिटोरियल स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप हुए और उनको हमने बोला महाजनपदास. ठीक है, तो चैप्टर 10 में अगर हम बात करें तो 6th सेंचुरी BC के टाइम पे जब हमारा आयरन वेपन्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, आयरन हमको पहली बार मिला ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार में, तो हमने देखा कि बहुत सारे लार्जर स्टेट फॉर्म हुए, लार्जर टेरिटोरियल स्टेट फॉर्म हुए, क्योंकि हमने देखा टेरिटरी हमारी जनपदास हमारी लेटर वैदिक पीरियड में फॉर्म हो गई थी. ठीक है, अब फॉर्मेशन क्या हुआ टेरिटोरियल स्टेट्स का, क्यों हुआ? बिकॉज फर्स्ट रीज़न इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि आयरन का डेवलपमेंट हुआ, आयरन टूल्स मिले, आयरन वेपन्स मिले, जिससे हमने एग्रीकल्चरल जो हमारा फॉरेस्ट एरिया था उसको हमने क्लियर किया और फिर वहाँ पे हमने अपने प्रोडक्शन को फूड ग्रेन्स ग्रो किए. तो अब जो था 6th सेंचुरी BC में आयरन के डेवलप होने के बाद बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स हमने ग्रो किया, जो कि हमारे कंजम्पशन से भी ज़्यादा हम ग्रो करना स्टार्ट कर दिया कि हम जो है फूड को सप्लाई कर सकें. अब कहीं ना कहीं जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा उसको हमको कहीं ना कहीं बेचना पड़ेगा. तो जो भी प्रिंसेस थे वो कलेक्ट करते थे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को अपने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के लिए, और बहुत सारा जो है बेचा भी जाता था. तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न कि हमारा क्यों ये लार्ज टेरिटोरियल स्टेट फॉर्म हुए. सेकंड अगर बात करें हमारे लार्ज टेरिटोरियल स्टेट फॉर्म हुए क्योंकि मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स हमारी बहुत ज़्यादा थी, जिसके लिए हमको बहुत चाहिए थे कि हमको फूड ग्रेन्स वगैरह मिले, और ये कहीं ना कहीं पीपल को एडवांस किया कि पीपल जो है अपने लैंड तक, जो भी उनका ज़मीन है उस तक ही रहें और नेबरिंग एरियाज़ में अपने लैंड को एक्सपैंड करें. ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड रीज़न. इसीलिए पीपल ने वो किया कि वो जनपदास के एलाइजेंस रहेंगे, मतलब टेरिटरी के, ना ही किसी ट्राइब से बिलोंग करेंगे, वो अपनी टेरिटरी से बिलोंग करेंगे. हमने ऋग्वैदिक टाइम पे पढ़ा था कि जो भी पीपल हैं वो अपने ट्राइबल जिस ट्राइब के हैं उससे बिलोंग करते हैं, बट अभी जो है पीपल टेरिटरी के नाम से आइडेंटिफाई किए जाते हैं. पहले ट्राइब के हिसाब से आइडेंटिफाइड किए जाते थे, अब जो है टेरिटरी के हिसाब से आइडेंटिफाई किए जाते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेरिटोरियल स्टेट कि कैसे हमारा फॉर्मेशन हुआ. लेट्स कम टू द समरी पार्ट की अगर बात करें तो हमने देखा फॉर्मेशन कैसे हुआ, वाई दिस लार्ज टेरिटोरियल स्टेट फॉर्म. तो पहला रीज़न है कि वाइड स्प्रेड यूज़ हमने आयरन का किया ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार में, जिसके कारण आयरन वेपन्स हमने डेवलप किए और वॉरियर क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की, क्योंकि आयरन वेपन डेवलप हुए तो लड़ाई करने में हमको वॉर करने में ईजी हो गया. तो क्षत्रिय हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट पावर निकल के आए. नेक्स्ट अगर बात करें तो न्यू एग्रीकल्चरल टूल्स और इम्प्लीमेंट्स हमको मिले, जिसके कारण पीजेंट्स जो है बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किए. एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कहीं ना कहीं प्रिंसेस कलेक्ट करते थे और वो अपनी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को पूरा करते थे. अब ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं पीपल को बोले कि आप जो है एक लैंड में, अपने ही लैंड में रहिए, अपने ही टेरिटरी में रहिए और उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करिए. ठीक है, तो इसी कारण जो है हमारा टेरिटोरियल आइडिया स्ट्रेंथन हुआ और फॉर्मेशन ऑफ महाजनपदास हुए. ठीक है, तो बहुत सारे महाजनपदास फॉर्म हुए. नाउ लेट्स कम टू द महाजनपदास. ठीक है, अब महाजनपदास की बात करें तो हम बुद्धास के टाइम पे, जब हमारे बुद्धा थे, गौतम बुद्धा थे, उसी टाइम पे 16 लार्ज महाजनपदास फॉर्म हुए. 16 लार्ज महाजनपदास का जो एरिया था वो जनरली हमारा नॉर्थ जो था हमारा विंध्यास के नॉर्थ में सिचुएटेड था. विंध्यास माउंटेन हमने देखा हिमालयस में, जब हमने पढ़ा था विंध्यास माउंटेन और वो सारी चीज़ें सेकेंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में आई गेस जोग्राफिकल उसमें, तो हमने देखा कि नॉर्थ ऑफ विंध्यास जो है उसके ऊपर जो है पूरे महाजनपदास थे. और जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की अगर बात करें तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था बिहार का, वहाँ से हमारे एक्सटेंड हुए थे. ठीक है, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो मगध था, कौशाल थे, वत्स, अवंती थे, जो कि मोर पावरफुल थे. ठीक है, अब बिगिनिंग अगर बात करें तो हम ईस्ट से अगर देखना स्टार्ट करें तो ईस्ट में सबसे पहले अंगा था. ये देखिए यहाँ पे अंग था और अंग की कैपिटल क्या थी? चंप थी. ठीक है, चंपा जो थी अंगा की कैपिटल थी और जनरली अंगा जो था ये पूरा ईस्ट में था और उसकी कैपिटल
चंपा थी, और वो अभी की डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में लाई करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे हमको हैबिटेशंस, जहाँ पे लोग मिलना स्टार्ट हुए 6th सेंचुरी BC में बहुत ज़्यादा। इवेंचुअली अगर बात करें तो अंगा को किसने कंट्रोल कर लिया? मगध ने। तो मगध देख रहे हैं आप, उसी के आजू बाजू एरिया में है मगध, तो उसने अंगा को कंट्रोल कर लिया। अब मगध जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल लीडिंग स्टेट निकल के आया, जो कि पटना गया और पार्ट ऑफ शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास है। और नॉर्थ ऑफ द गंगा अगर बात करें, इन द डिवीजन ऑफ तिरहुत जो थी स्टेट थी हमारे वज्जीस की। वज्जीस आप देख सकते हैं, ये है हुआ हमारा वज्जीस, जिसकी कैपिटल वैशाली थी। तो वज्जी की कैपिटल जो थी वैशाली थी, और ये वज्जी मगध के आसपास ही था, जो कि लिच्छवी क्लैन, बहुत सारे क्लैन होते थे, उसमें से एक लिच्छवी क्लैन था, वो वज्जीस में ही रहते थे। ठीक है, तो वज्जीज में ही रहते थे, और उनकी कैपिटल क्या थी वज्जीज की? वैशाली, जो कि हमने बता दिया, जो कि आइडेंटिकल था वैशाली। वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, आप याद करिए। हमने पहले पढ़ा अंगा, अंगा की कैपिटल हमने पढ़ी चंपा, जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर अंगा को किसने कंट्रोल किया? मगध ने कंट्रोल किया। मगध जो है पटना गया, पार्ट ऑफ शाहाबाद। मगध की कैपिटल थी राजगीर। ठीक है, याद रखिएगा, मगध की कैपिटल क्या थी? राजगीर। फिर हमने पढ़ा उसके ऊपर वज्जीज, वज्जीज की कैपिटल क्या थी? वैशाली, जो कि लिच्छवी क्लैन वहीं के बिलोंग करते थे। फिर वेस्ट जाएंगे तो हमको काशी मिलेगा। आप यहाँ देखिए, ये हमको मिला काशी। जैसे ही हम थोड़ा वेस्ट गए, अंगा से थोड़ा वेस्ट गए, तो काशी मिला। काशी की कैपिटल हमारी थी वाराणसी। ठीक है, काशी की कैपिटल क्या थी? वाराणसी। एग्जीक्यूशन जो थे राजघाट में बहुत सारा किए गए, और अर्लीस्ट हैबिटेशन जो अगर बात करें तो 700 BC में मिला, और जहाँ पे मड वॉल्स थे, मतलब जो वॉल्स थी वो हमारी मिट्टी की बनी हुई थी। इन द बिगिनिंग काशी जो था बहुत पावरफुल स्टेट था, बट लेटरली काशी को ऑक्यूपाई किसने कर लिया? कौशाला ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब कौशाला देख लेते हैं, हियर इट इज़ कौशाला। काशी ये है, और हमारा कौशाला किधर है? ये है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या जो था जहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था, वो वहीं पर कौशाला है। कौशाला की कैपिटल हमारी क्या थी? कौशाला की कैपिटल जो थी हमारी श्रावस्ती थी। ठीक है, तो कौशाला की कैपिटल क्या है? श्रावस्ती है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। हमने देखा कौशाला जो है इंपॉर्टेंट सिटी वहाँ की अयोध्या है, और रामायण वहीं, स्टोरी जो रामायण थी वो वहीं की थी। बट एग्जीक्यूशन ये बताते हैं कि ये इतना सेटल्ड नहीं था बिफोर द 6th सेंचुरी BC। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौशाला में एक ट्राइबल रिपब्लिकन टेरिटरी थी, जिसको हम कपिलवस्तु बोलते थे। और कपिलवस्तु हमने पढ़ा है कि बुद्ध जो थे उनका जन्म जो है कपिलवस्तु नेपाल में ही हुआ था, और कपिल और जो कि बुद्धा का बर्थ प्लेस था। ठीक है, और नेपाल, पिपरवाहा जो नेपाल की है, वो एक अनदर कैपिटल है हमारे साक्यास की। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो कौशाला के पास ही एक रिपब्लिकन क्लान आते हैं मल्लास, जिसकी कैपिटल है कुशीनगर। मल्लास आप देख सकते हैं, ये है हमारा मल्लास। इसकी कैपिटल क्या है? कुशीनगर, जो कि हमारे कहीं पर आती है, कौशाल के पास ही आती है, तो उसकी कैपिटल क्या है? कुशीनगर है। ओके, तो कुशीनगर उसकी कैपिटल है, और गौतम बुद्धा जो है कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी, जो हमने पढ़ा था। तो ये हो गया हमारा मल्लास। नेक्स्ट अगर बात करें तो फिर हमारे फर्दर वेस्ट हम जाएंगे तो वत्साद आते हैं। ये देख सकते हैं वत्साद। वत्सा की कैपिटल कौशाम्बी है। जब हमने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसमें, जैनिज्म बुद्धिज्म में आई गेस पढ़ा था कि जो भी हमारे कुरु क्लैन थे, जब हमारी लड़ाई हुई थी महाभारत के टाइम पे। ठीक है, कुरु, कौरव्स और पांडवास में, तो कुरु क्लैन हमारा हार गए थे, और कुरु क्लैन जो है वो छोड़ के, हस्तिनापुर छोड़ के जो है कहाँ चले गए थे? कौशाम्बी चले गए थे, जो कि इलाहाबाद के पास है। तो वत्स की कैपिटल क्या हुई? कौशाम्बी। तो वत्स किस लिए इंपॉर्टेंट है? जब महाभारत का वो हुआ था। और कुरु क्लैन देखिए यहाँ पे यही दिया है कि गंगा यमुना के पास सिचुएटेड है, इसलिए वो कौशाम्बी भी चले गए थे, और फोर्टिफाइड कैपिटल है। नेक्स्ट फिर कुरूज आते हैं एंड पंचालाज आते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। इसका कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जनरली ये हमारे 16 महाजनपदास में से है। फिर सेंट्रल मालवा में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है दैट इज अवंती। वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल मालवा में। अवंती की कैपिटल थी उज्जैन, और महेशमती, दो कैपिटल थी। उज्जैन उसकी नॉर्दर्न कैपिटल थी, और महेशमती उसकी सदर्न कैपिटल थी। तो उज्जैन और महेशमती में ज़्यादा लड़ाई होती थी, तो उज्जैन जो है बाईपास कर गया महेशमती को। उज्जैन के जो पीपल थे वो जीत गए, और जनरली उज्जैन सरपास्ड महेशमती। और यहाँ पे लार्ज स्केल वर्किंग जो है आयरन की हमने देखी, और स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन देखा। सो ये हमारे कुछ जनपदास हो गए। जो इंपॉर्टेंट महाजनपदास हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ महाजनपदास मैंने जोड़े हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में। लेट्स सी द मैप।
ठीक है। महाजनपदास की बात करें तो एज ऑफ बुद्धा में जब बुद्धा थे उसी टाइम पे 16 महाजनपदास आए जो कि नॉर्थ ऑफ विंध्यास सिचुएटेड है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ बिहार। अब एक ही साउथ इंडियन हमारी साइट थी जो महाजनपदास थी, दैट इज़ अस्मक, जिसकी कैपिटल पोदाना थी और ये गोदावरी रिवर के बैंक में थी। ठीक है, बैंक ऑफ गोदावरी रिवर के पास थी। तो अस्मक जो थी एक ही साइट है जो नॉर्दर्न इंडिया है, बाकी जो 15 साइट्स थी वो हमारी नॉर्दर्न इंडियन साइट्स थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था अंगा। अंगा की कैपिटल चंपा जो कि ईस्ट में आती है और भागलपुर में, और अंगा को ही किसने कैप्चर किया? मगध ने कैप्चर किया। मगध की कैपिटल गिलवीराज और राजगीर है। ठीक है, जो कि गया, पटना और शहादाबाद वाले एरिया में आता है। फिर मगध के बाद हमने देखा वज्जी। वज्जी की कैपिटल वैशाली है जो कि बिहार में है, यहीं पर हमारे लिच्छवी क्लैंस बिलोंग करते थे। फिर हमने देखा काशी। काशी वाराणसी में, जिसको किसने कैप्चर किया? कौशाला ने कैप्चर किया। कौशाला की कैपिटल क्या है? श्रावस्ती, ईस्ट यूपी में है। यही इंपॉर्टेंट सिटीज की अयोध्या है। रिपब्लिकन स्टेट जो है साक्यास यहीं के बिलोंग करते हैं और कपिल वस्तु में बुद्धा का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, फिर हमने देखा कौशाला के बाद हमने देखा मल्लास। मल्लास की कैपिटल कुशीनगर है और बुद्धा जो है यहीं पर ख़त्म हुए थे। फिर हमने पंचालस देखा। पंचालस की कैपिटल कंपिल है जो कि वेस्ट यूपी में है। फिर कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ है जो कि मेरठ में है। गंधार की कैपिटल तक्षशिला में है जो कि जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में आता है। फिर कंबोज की कैपिटल पूंछ है जो कि हमारे पाकिस्तान वाले एरिया में आता है। फिर सौरसेना की अगर बात करें तो मथुरा वेस्टर्न यूपी में आती है और इसकी कैपिटल है मथुरा। फिर मात्स्य की कैपिटल जो है वो विराट नगर है जो कि जयपुर में है। छेदीस जो है, छेदीस की कैपिटल सोतीवती है जो कि बुंदेलखंड में है। फिर अवंती हमने देखा उज्जैन और महेशमती फोर्टिफाइड। फिर वत्स की कैपिटल जो है कौशाम्बी है जहाँ पे इलाहाबाद वाले एरिया में आती है। सो दीज आर द 16 महाजनपदास विच आई हैव मेंशन्ड हेयर। सो आपको ये सब याद होना चाहिए। जनरली उनका नाम और उनकी कैपिटल याद होनी चाहिए कि एक कौन सी साउथ इंडियन है, दैट इज अस्मक, उसकी कैपिटल है पोदाना, एंड अदर्स आर नॉर्थ इंडियंस। ठीक है, नॉर्थ में है पूरी साइट्स महाजनपदास एंड उनकी जो कैपिटल्स हैं वो। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री इंडिया की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इतने सारे 16 महाजनपदास डेवलप हुए कि इनके बीच में लड़ाइयाँ बहुत हुई कि अपने टेरिटरी को कैसे एक्सपैंड करना है। ठीक है, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पावर निकल के आई, दैट इज मगध एम्पायर। तो वो मगध एम्पायर जो है जीती और मगध एम्पायर का राइज अब हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि 16 महाजनपदास कौन से थे। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर इंडिया की बात करें 6th सेंचुरी BC में, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल उसको बोला जाता था, जो कि सुप्रीमेसी के लिए लड़ना स्टार्ट किए। और इसमें से अल्टीमेटली अगर बात करें तो किंगडम ऑफ मगध जो है वो मोस्ट पावरफुल और सक्सीड हुआ अपना एम्पायर फाउंड करने के उसमें। ठीक है, अब राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगध एम्पायर की बात करें तो मगध एम्पायर में 3 डायनेस्टीज आती हैं, याद रखिएगा। हरक्कन डायनेस्टी, सेकेंड शिशुनाग डायनेस्टी और थर्ड है हमारी नंदा डायनेस्टी। हरक्कन डायनेस्टी में 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। उसके बाद हमारी आती है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी में 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, शिशुनाग एंड देन कालाशोक। एंड उसके बाद नंदा डायनेस्टी आती है, उसमें हमारे 2 इंपॉर्टेंट रूलर थे, महापद्मनंदा एंड धनानंदा। तो दिस इज ऑल अबाउट द हमारी डायनेस्टीज। तो मगध एम्पायर जो है सबसे पहली बार, और इन तीनों को ही मगध एम्पायर बोला जाता है, याद रखिएगा इन तीनों को क्या बोला जाता है? मगध एम्पायर। और उसमें सबसे पहली डायनेस्टी कौन थी मगध एम्पायर के अंदर? हरक्कन डायनेस्टी। अब हरक्कन डायनेस्टी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो थे वो बिंबिसार थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर, और ये कंटेम्प्रेरी थे हमारे बुद्धा के। तो महावीर के कंटेम्प्रेरी हमारे कौन थे? बुद्धा थे। और बुद्धा के कंटेम्प्रेरी कौन है? हमारे बिंबिसार है। तो बिंबिसार उसी टाइम पे आए थे जब हमारे गौतम बुद्ध आए थे। ठीक है, तो बिंबिसार जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है और फर्स्ट रूलर है मगध एम्पायर के, और इन्होंने ही पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट और एग्रेंडाइजमेंट स्टार्ट किया था। पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट और पॉलिसी ऑफ एग्रेंडाइजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी टेरिटरी को कॉन्क्वेस्ट करना और किसी भी टेरिटरी को अपने हाथ में लेना। ठीक है, मतलब अपनी पावर बढ़ाना, अपनी वेल्थ बढ़ाना, ये सारी चीजें जो है किसने स्टार्ट की थी? बिंबिसार ने स्टार्ट की थी। तो अगर क्वेश्चन आता है हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एग्रेंडाइजमेंट, तो आपको याद होना चाहिए कि बिंबिसार ने स्टार्ट किया था, क्योंकि मगध एम्पायर सबसे पहला एम्पायर था। ठीक है, और ये एंड कब हुआ था पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एग्रेंडाइजमेंट? जब हमारे अशोका आए थे, क्योंकि उन्होंने कलिंगा वॉर जो है कलिंगा वॉर जो था अशोका का, उससे एंड किया था, क्योंकि अशोका ने उसके बाद धम्म की पॉलिसी फॉलो कर ली थी। ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट और एग्रेंडाइजमेंट किसने स्टार्ट किया था? बिंबिसार ने। अब बिंबिसार ने क्या किया? हमने बताया था कि मगध जो है अंगा को कैप्चर किया। अंगा सबसे पहली अंगा की कैपिटल चंपा थी। तो बिंबिसार ने क्या किया? बिंबिसार मगध के पीपल थे,
उन्होंने क्या किया, अंगा को कैप्चर किया और अपना जो बेटा था अजातशत्रु उसके हाथ में अंगा, उसको वाइसरॉय बना दिया अंगा का, ठीक है। और उन्होंने कुछ कुछ मैरिजेस अलाइंसेस भी बनाई थी। उनकी 3 बीवियां थी। पहली जो बीवी थी वो कौशाला डायनेस्टी से बिलोंग करती थी और इस कौशाला डायनेस्टी से बिलोंग करने के कारण ही उनको काशी जो है वो क्या मिल गई, एज अ दहेज में मिल गई। तो काशी एरिया जो है पूरा किसके हाथ में आ गया, मगध एम्पायर के बीच, मगध एम्पायर के हाथ में और बिंबिसार के हाथ में, ठीक है। अब सेकंड जो बीवी थी उनकी चेलाना थी जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी। तो लिच्छवी प्रिंसेस वाला जो वैशाली वाला एरिया था वो भी किसके हाथ में आ गया, ऑब्वियसली हमारे बिंबिसार के हाथ में। तीसरा जो था मद्रन क्लैन था जो कि पंजाब से बिलोंग करती थी, वो थी। तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों वाइफ का जो भी एरिया था वो बहुत ज़्यादा मगधन एम्पायर को एक्सपैंड करने में हेल्प किया। तो मगध एम्पायर का एक्सपेंशन जो है वेस्टवर्ड और नॉर्थवर्ड हो गया, ठीक है। आपको मैप में आपने देखा कि दिस इज अंगा, ठीक है। अंगा को कैप्चर किया, फिर हमारे वैशाली को कैप्चर किया, ठीक है, और कुछ कुछ पंजाब वाला एरिया। तो मगध एम्पायर हमारा एक्सटेंड हो गया बिंबिसार के टाइम पे, मैट्रिमोनियल अलायंसेस के टाइम पे। अब मगध का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राइवल थे वो अवंती था, ठीक है, जिसकी कैपिटल उज्जैन थी। तो बहुत लड़ाइयाँ हुई पर धीरे धीरे जो चंद्र प्रद्योत्या महासेना थे जो कि अवंती के रूलर थे, उनके साथ वो फ्रेंड बन गए। और फ्रेंड बनने के बाद जब प्रद्योतदा को ज्वाइन हुआ तो अवंती के जो किंग थे बिंबिसार जो उस टाइम थे, उन्होंने रॉयल फिजिशियन जीविका को सेंड किया था उज्जैन कि आप उनको ठीक करके आइए। तो कहीं ना कहीं अवंती के भी दोस्त बन गए। अब बिंबिसार ने कुछ एम्बेसीज भी रिसीव की थी और कुछ लेटर रिसीव किए थे गंधार से, जिसकी कैपिटल तक्षशिला है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा जम्मू एंड कश्मीर में। ये सारी चीज़ें जो है बिंबिसार की बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो थ्रू हिज कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेसी बिंबिसार जो है मगध को एज अ पैरामाउंट पावर बना चुके थे 6th सेंचुरी BC में। और इनके किंगडम में 80,000 विलेजेस थे जो कि कन्वेंशनल नंबर था। अब अर्लीस्ट कैपिटल अगर बात करें, इनके टाइम की कैपिटल जो थी मगध की वो राजगीर थी, जिसको गिरवी राज भी बोला गया। और ये 5 हिल से सराउंडेड थी जो कि कहीं ना कहीं उस हिल्स को तोड़ नहीं पाते थे, उस हिल को तोड़ नहीं पाएगा। कोई भी आएगा लड़ाई झगड़ा करेगा तो वो बहुत ही 5 हिल से सराउंडेड थे, तो कोई भी इधर आ नहीं सकता था, ठीक है। तो अर्लीस्ट कैपिटल कौन थी मगध की, राजगीर थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट रूलर जो आए वो हमारे अजातशत्रु आए, जो कि किसके बेटे थे, बिंबिसार के ही बेटे थे। और इन्होंने अपने ही पापा को मार डाला था, मतलब बिंबिसार को खत्म करके थ्रोन जो है अपने हाथ में ले लिया था। इन्होंने बहुत सारे वॉर्स लड़े, 2 वॉर्स और एक थर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और इनकी जो पॉलिसीज थी वो एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी, ठीक है। एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन मतलब बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ी करके आपको एक्सपैंड करना है, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी काशी और कौशाला से। क्योंकि आपको पता है कि उनकी मम्मी जो थी एक काशी से बिलोंग करती थी और एक वैशाली से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो इनको जो है बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ा और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ मगध और कौशाला के बीच। अल्टीमेटली अगर बात करें तो अजातशत्रु जीत गए और कौशालन किंग जो थे उन्होंने अपनी डॉटर की मैरिज कर दी, शादी कर दी अजातशत्रु से। और काशी जो है किसको दे दी, अजातशत्रु को दे दी। अब अजातशत्रु की अगर बात करें तो वो कोई भी रिलेशन की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, कि जो भी उनकी मम्मी एक और मम्मी थी वो लिच्छवी प्रिंसेस थी। तो उन्होंने वैशाली के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई की, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई की। बट उन्होंने बोला कि भले हमारी कितनी भी वो सारी चीज़ें हो, बट हमको जो है वैशाली भी चाहिए। तो इन्होंने बहुत सारे डायमेंशंस क्रिएट किए इन द रैंक ऑफ लिच्छवीज और फाइनली उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया वैशाली को और उन्होंने वैशाली को भी अपने कब्जे में ले लिया। बट ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे मास किलिंग में और इन्होंने मगधन एम्पायर को एनलार्ज कर दिया काशी और वैशाली को ऐड करके। तो काशी और वैशाली को भी इन्होंने अपने अंदर ऐड कर लिया, ठीक है, मतलब इनके अंडर आ गया। नेक्स्ट अजातशत्रु जो है ऑब्वियसली अवंती हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं राइवल थे बिंबिसार के भी टाइम पे, तो इस टाइम पे भी राइवल थे। तो अवंती ने क्या किया था, वत्स को, अवंती के नीचे ही आती है वत्स जिसकी कैपिटल कौशाम्बी है, उसको डिफीट कर दिया था। तो अजातशत्रु ने सोचा कि अब जो है अवंती हमारी तरफ आएगी और हमारी जो जगह है, हमारा जो मगध एम्पायर है उसको ले लेगी। तो अजातशत्रु ने फोर्टिफिकेशन जो है राजगीर का शुरू कर दिया और
कुछ रिमेन्स अभी भी पाए जाते हैं, और इन्वेजन डिड नॉट मटेरियलाइज इन हिज लाइफ टाइम। तो अजात शत्रु के बारे में ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हमने पढ़ा अजात शत्रु को सक्सीड किसने किया? उदयन ने। उदयन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर बिकॉज इनके टाइम पे ही कैपिटल शिफ्ट हुई थी राजगीर से पाटलिपुत्र। ठीक है, तो राजगीर से पाटलिपुत्र कैपिटल कब शिफ्ट हुई थी? उदयन के टाइम पे। इनका रेन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने फोर्ट बनाया था, वो फोर्ट बिल्ड करना स्टार्ट किया था एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा एंड सोन, जो कि पटना। और पटना क्यों पटना पे ही किया था? क्योंकि पटना एक इंपॉर्टेंट सेंटर है मगधन किंगडम का, जो कि हमारे अब मगधन एम्पायर की अगर बात करें तो वो हमारे हिमालय से एक्सटेंड होके छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है साउथ तक हमारा आ गया था, और पटना की पोजीशन बहुत क्रूशियल थी और स्ट्रेटेजिक थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द हमारा हरक्कियन डायनेस्टी। ठीक है, तो हरक्कियन डायनेस्टी का हम थोड़ा वो पढ़ लेते हैं। अब हमने देखा राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगध एम्पायर, तो हमने बताया कि 3 डायनेस्टीज आई थी। हरक्कियन डायनेस्टी आई थी जिसका टाइम पीरियड 560 to 413 BC था, और उसमें 3 रूलर आए थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। फिर शिशुनाग डायनेस्टी आई थी, फिर नंदास डायनेस्टी आई थी। तो हरक्कियन डायनेस्टी सबसे पहले हमने पढ़ा, और सबसे पहले उसमें से पढ़ा बिंबिसार। बिंबिसार जो रूलर थे वो कंटेम्प्रेरी थे हमारे बुद्धा की। उन्होंने पॉलिसी ऑफ कन्क्वेस्ट और एग्रेडाइजमेंट स्टार्ट किया था, जहाँ पे जो कि पॉलिसी कब एंड हुई थी? कलिंगा वॉर जो था, अशोका ने जो कलिंगा वॉर लड़ा था उसके बाद एंड हुई थी, और इन्होंने इसी पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट के थ्रू अंगा को जो है कैप्चर कर लिया, और अजातशत्रु जो इनके बेटे थे इनको उनका वाइसरॉय बना दिया। ठीक है, अब इन्होंने मैरिज अलाइंसेस भी बहुत फॉलो की। इनकी 3 वाइफ थी, एक कौशाला किंग की थी जिससे काशी इनके हाथ में आ गया। ठीक है, चेलाना जो थी वो लिच्छवी प्रिंसेस थी, वैशाली कैपिटल थी। फिर डॉटर ऑफ मदरा क्लैन पंजाब। तो इसके कारण मगध एम्पायर वेस्टवर्ड और नॉर्थवर्ड एक्सटेंड हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा बिंबिसार का जो है बहुत राइवल थे अवंती जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट राइवल था, पर अवंती के साथ जो है फिर बाद में इनकी लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ, और जो किंग प्रद्योत थे वो जब बीमार पड़ गए, उनको जॉइंडिस हो गए, तो इन्होंने जीविका को सेंड किया उज्जैन। ठीक है, अब कैपिटल जो थी मगध की वो गिरवीराज और राजगीर थी, जो कि 5 हिल से सराउंडेड थी। और नेक्स्ट अगर बात करें तो उन्होंने एम्बेसीज रिसीव की थी और लेटर रिसीव किया था गंधार रूलर से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बिंबिसार। नेक्स्ट अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु इनके बेटे थे। ठीक है, इन्होंने अपने पापा को ही मार डाला था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी राजगीर में। तो हमने बुद्धिस्ट की काउंसिल पढ़ी थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? अजातशत्रु के टाइम पे। कहाँ पे हुई थी? राजगीर में। अब इन्होंने 2 वॉर लड़ाइयाँ की, फिर 3rd के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और इन्होंने एक एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन फॉलो की थी, क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है काशी और कौशाला के साथ बहुत हुआ, और इन्होंने काशी को जीत लिया। ये किसी भी रिलेशन को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि इन्होंने वैशाली को डिस्ट्रॉय कर दी जो इनकी मम्मी जहाँ से थी। फिर उन्होंने मास किलिंग बहुत ज़्यादा की, और एम्पायर जो है काशी और वैशाली को ऐड करके अपने एम्पायर को एनलार्ज कर लिया। और स्ट्रॉन्ग राइवल जो थे अवंती, इसके कारण जो है कि अवंती हमारे स्टेट को ना वो कर ले, तो इन्होंने क्या किया कि राजगीर को फोर्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट उदयन आए। उदयन भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। उदयन ने कैपिटल शिफ्ट की थी राजगीर से पाटलिपुत्र, और पटना को इंपॉर्टेंट सेंटर बोला था, और इन्होंने फोर्ट बिल्ड करना स्टार्ट किया था गंगा सोन वाले एरिया में, और इन्होंने जो एम्पायर है वो हिमालय से लेकर छोटा नागपुर प्लेट्यू तक बढ़ा दिया था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हरक्कियन डायनेस्टी, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयन। तो हम देख लेते हैं एक बार मैप में। तो अगर हम हरक्कियन डायनेस्टी की बात करें तो जो ये ब्लैक पेन से मैंने बनाया है, दिस इज ब्लैक 1 से, ये पूरा एरिया जो था हमारा हरक्कियन डायनेस्टी था। ठीक है, तो राजगीर बिंबिसार के टाइम पे था, ये वाला एरिया अजातशत्रु के टाइम पे, और उसी टाइम पे गंधार जो है तक्षशिला से हमारे यहाँ एम्बेसी वगैरह आई थी। तो ये पूरा एरिया हो गया हमारा हरक्कियन डायनेस्टी। नेक्स्ट कम टू द शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने देखा कि शिशुनाग डायनेस्टी आई। यस, सो उदयन वॉज सक्सीडेड बाई शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग डायनेस्टी में अगर बात करें तो शिशुनाग में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे शिशुनाग, जिन्होंने कैपिटल टेम्परेली अगर बात करें तो पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट की थी, और यहीं पर 100 ईयर वॉर्स जो चल रहा था मगध एम्पायर और अवंती के बीच में, वो एंड हुआ था बिकॉज ऑफ शिशुनाग। और ग्रेटेस्ट अचीवमेंट यही था कि अवंती की पावर डिस्ट्रक्शन हो गई और अवंती को ही मगध एम्पायर का पार्ट बना लिया। तो शिशुनाग बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे क्योंकि उनके टाइम पे 100 ईयर वॉर्स राइवलरी जो थी मगध और अवंती के बीच में खत्म हुई थी, और अवंती जो है मगध एम्पायर का पार्ट बन गया था। ठीक है, अब शिशुनाग के बाद कालाशोक भी आए थे। कालाशोक जो थे वो भी हमारे शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और उन्हीं के टाइम पे हमारी कौन सी
कौन सी काउंसिल हुई थी? बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक के टाइम पे हुई थी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो शिशुनाग डायनेस्टी 413 to 345 BC में आई थी। शिशुनाग जो है उन्होंने कैपिटल टेम्परेरी शिफ्ट की थी वैशाली, और अवंती जो है 100 ईयर वॉर्स जो था मगध और अवंती के बीच में राइवलरी थी वो खत्म हुई थी, और अवंती जो है मगध एम्पायर का पार्ट बन गया था। और मौर्यन, जब तक मौर्यन एम्पायर एंड नहीं हुआ तब तक वो मगध एम्पायर का पार्ट था। फिर कालाशोक आए जो कि सन थे, हमारे बेटे थे शिशुनाग के, और इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की पाटलिपुत्र। याद रखिएगा कालाशोक ने फिर से कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी? पाटलिपुत्र। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वैशाली में कालाशोक के टाइम पे ही हुई थी। नेक्स्ट आई शिशुनाग डायनेस्टी के बाद हमारी आई नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी की अगर बात करें तो नंदा में बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे महापद्मनंदा। महापद्मनंदा के टाइम पे ही बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। ठीक है, तो अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ जो कि पंजाब आए थे, इन्वेड किया था उन्होंने पंजाब को अपने हिस्से में ले लिया था, बट वो ईस्ट मूव नहीं कर पाए, इंदस रिवर के बाद नहीं मूव कर पाए, क्योंकि उनको लगा, क्योंकि जो हमारी नंदा डायनेस्टी थी उसकी आर्मी इतनी स्ट्रांग थी कि वो यहाँ पे मूव नहीं कर पाए। और नंदाज ने क्या किया था? कलिंगा को अपने अंदर लेके और वहाँ से उन्होंने जिना की इमेज ले आई थी, मतलब जैना की इमेज ले आई थी। तो हमको यहाँ से पता चलता है कि महापद्मनंदा जो थे वो जैनास के फॉलोअर थे। ठीक है, इनको बोला जाता था एक रथ, जो जिसका मतलब था सोल सोवरेन, जिन्होंने पूरे रूलिंग प्रिंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, और इन्होंने सिर्फ कलिंगा को ही अपने अंदर नहीं, कौशाल वगैरह को भी अपने अंदर ले लिया था। फिर इसके बाद महापद्मनंदा के बाद धनानंदा आए थे। धनानंदा के टाइम पे ही अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ था। ठीक है, अब नंदास की अगर बात करें तो बहुत ही रिच थे, एनॉमरस पावरफुल थे, इनके पास बहुत सारे कैवेलरी इन्फेंट्री थी। ठीक है, ह्यूज आर्मी ये मेंटेन करते थे इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम से। लेटर नंदास जो है वो धीरे धीरे वीक हो गए, अनपॉपुलर हो गए, और मगध डायनेस्टी जो है उसको कंट्रोल किसने कर लिया? मौर्यन डायनेस्टी ने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, सो अब आते हैं नंदास के बारे में देख लेते हैं। तो नंदास डायनेस्टी में महापद्मनंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे। इन्होंने कलिंगा को ऐड कर लिया था मगध एम्पायर में, और वहीं से उन्होंने जिना की इमेज ले आई थी। इनको एकरथ बोला जाता था, और फिर इन्होंने कौशाल को भी एक्वायर कर लिया था। फिर धनानंद जो थे वो लास्ट किंग थे, और अलेक्जेंडर इसी टाइम पे इंडिया को इन्वेड किया था, बट उन्होंने व्यास रिवर को नहीं क्रॉस कर पाए, बिकॉज उन्होंने देखा कि पावरफुल आर्मी है हमारे नंदास डायनेस्टी की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट शिशुनाग डायनेस्टी। नाउ लेट्स कम टू द मैप। तो हमने देखा कि ये हमारा ब्लैक वाला एरिया हो गया, दैट इज हमारा हरक्कियन डायनेस्टी। नेक्स्ट ये ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं, जब उज्जैन कैप्चर किया था वो हमारा हो गया शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, तो शिशुनाग डायनेस्टी में हमने देखा कि शिशुनाग के टाइम पे ही 100 ईयर वॉर्स जो था अवंती और मगध के बीच में खत्म हुआ, तो ये ब्लू वाला एरिया हो गया शिशुनाग। और ये पूरे एरिया को अगर बात करें तो ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ नंदास डायनेस्टी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटेंशन ऑफ मगध एम्पायर, कि कितना कितना एक्सटेंशन हुआ मगध एम्पायर का। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या रीज़न था इतना मगध एम्पायर इतना सक्सेसफुल हुआ। पहली चीज़ कि इतने इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, इतने एम्बिशियस रूलर थे, जैसे कि बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु, महापद्मनंदा हो गए। इनके कारण जो है हमारा नंदास डायनेस्टी, हमारा जो मगध एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हुआ, क्योंकि इनके पास वो पावर थी कि वो जो है बहुत सारा अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर पाए। सेकेंड अगर बात करें तो इनके पास बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल पोजीशन की अगर बात करें तो इनके पास आयरन बहुत ज़्यादा था। रिचर आयरन डिपॉजिट जो है वो मगध से ज़्यादा दूर नहीं था, वो बहुत ही पास वाले एरिया में था, तो वहाँ से वो आयरन मंगवा सकते थे, और उसके कारण जो है बहुत सारे वेपन्स बनाया उन्होंने, और बहुत सारे वेपन्स बनाने के बाद बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। नेक्स्ट अगर बात करें तो अदर एडवांटेज की, तो इनकी 2 कैपिटल थी, जैसे कि राजगीर एंड पाटलिपुत्र हमने देखा। तो राजगीर जो है वो 5 हिल से सराउंडेड है, जिसके कारण कोई भी उन पर हमला नहीं कर सकता था। बट पाटलिपुत्र जो है वो कम्युनिकेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो 4 रिवर के बीच में सराउंडेड है, 4 रिवर से सराउंडेड है, गंगा, गंडक, सोन एंड सरायू। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन में हेल्प की है बहुत ज़्यादा। और पोजीशन जो है पटना की इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज ये सेंटर था मगध एम्पायर का, बहुत सारी रिवर से सराउंडेड था। अब मगध जो है, फोर्थ रीजन की अगर बात करें तो मगध के जो है मिडिल गैंगेटिक बेसिन में हमारे आता है, तो जहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि रिवर्स जो है एलुवियल सॉइल लेकर आती है, और एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है फूड प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बिना इरीगेशन के ही बहुत ज़्यादा
ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो इसके कारण बहुत सरप्लस अमाउंट में फूड प्रोड्यूस हुआ और जिसके कारण रूलर्स जो है उन फूड पे टैक्सेस लगाने लगे और उनको बेचने लगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो टाउन्स, बहुत सारे टाउन्स की राइज हुई और कॉइन्स यूज़ हुए जिसके कारण ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो मगध मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो थी मगध की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज पहली बार उन्होंने एलिफेंट यूज़ करना स्टार्ट किया जो कि लड़ाई के लिए हेल्प करते थे। तो एलिफेंट जो है फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इट्स वॉर, ठीक है। अब जो एलिफेंट्स थे वो इतने ज़्यादा थे कि वो कहीं ना कहीं क्रॉस कर सकते, स्टॉर्मिंग फोर्टेसेस, ठीक है, मार्शी लैंड में वो कर सकते थे। तो ये एलिफेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक वो था। नेक्स्ट अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट तो अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर जो था मगध एम्पायर, मगधन सोसाइटी का, वो बहुत हेल्प किया हमको मगध एम्पायर को राइज करने में। जैसे कि किरतास और मगधास रहते थे जो कि ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण से अलग थे, ठीक है। लेटर भले वो उन्होंने इन्वॉल्व हो गए थे बट वैसे अलग थे। और सिंस इट वाज रिसेंटली एरेनाइज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म था कि एक्सपैंड हमको मगध एम्पायर को हमको अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना है देन द किंगडम्स, ठीक है। तो इसी कारण जो है मगध ने पूरे एरियाज़ को डिफीट किया जितने भी अदर्स थे और अपने एम्पायर को खड़ा किया। ओके, सो व्हाट आर द कॉजेज एंड राइज ऑफ मगध। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ लार्जर स्टेट बिकॉज ऑफ सेवरल रूलर्स, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदा। नेक्स्ट जोग्राफिकल पोजीशन की बात करें, आयरन बहुत ज़्यादा अवेलेबल था जिसके कारण हम वेपन्स बना सकते थे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, 2 कैपिटल्स थी राजगीर एंड पाटलिपुत्र। फिर सेंटर ऑफ गैंगेटिक प्लेन, क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा अवेलेबल था जिसके कारण लैंड बहुत फर्टाइल था तो सरप्लस फूड प्रोड्यूस हो सकता था। फिर राइज ऑफ टाउन्स एंड यूज ऑफ कॉइन्स जिसके कारण हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रो हुआ और उसके कारण हम टैक्स लेवी करना स्टार्ट किए सेल पे। फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो पहली बार एलिफेंट यूज हुआ लड़ाइयों में, ठीक है, वॉर्स में। फिर नेक्स्ट अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ द मगधन सोसाइटी, किरतार्स और मगधन्स जिनका लो एस्टीम था, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉज ऑफ राइज ऑफ मगध अंपायर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन 6th century BC, तो आपको वही तीनों हरक्कियन डायनेस्टी और ये सारी डायनेस्टीज को एक्सप्लेन करना है। विद द हेल्प ऑफ स्केच मैप ट्रेस द एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट Magadhan Empire, which we have traced right here. Account the success of Magad in founding an empire. तो क्यों ये राइज हुआ? बिकॉज ऑफ कॉजेज ऑफ राइज ऑफ मगध एम्पायर, तो ये आपको बताना है। सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। आई विल स्टार्ट ईरानियन एंड मैकेडोनियन इन्वेजन टुमारो। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।